हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर सेकेंड। ठीक है, क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि सी टेट का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सी टेट के एग्जाम से पहले पहले जो है ये चैप्टर जो है मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों की क्लास 6 और 7th क्लास की ज्योग्राफी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग भी पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7th, 8th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसके बाद जो है आपको पूरे चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिलने वाले हैं। पूरा चैप्टर वाइज जो है पूरे वीडियोस मिलेंगे। अगर उसे एक बार देख लेते हैं तो जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी उसे याद करने में, क्योंकि जो नोट्स है पूरे हाईलाइटेड है। अलग से आप लोगों को जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी को मेन मानकर, मतलब कि आप लोगों को बता दूं जो सीबीएसई सी टेट में क्वेश्चन पूछती है ना वो पूरा एनसीईआरटी से पूछती है। और एनसीईआरटी अब जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब कि कथन और कारण बेस्ड जो है क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपका एनसीईआरटी है वो आप एकदम बेसिक से एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है कवर करें। ठीक है, टू दी पॉइंट्स में। और आप लोगों को मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है, जो मैं चीज़ें करवाती हूँ वो एकदम टू दी पॉइंट्स में करवाती हूँ, हाईलाइट करके करवाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करने में जो है आसानी हो। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए जो है मैं एनसीईआरटी पे काम कर रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो जो लोग भी एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या सी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप ना जो इस बार का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैंने यही कहा है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम जो कवर करेंगे चैप्टर 2 में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इन संसाधनों में से हम केवल अब भूमि और मृदा को, पार्ट 1 में जो है हम केवल भूमि और मृदा के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए जो भूमि है, हम सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से हमारे लिए जल महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से जो है भूमि हमारे निवास करने के लिए जो है जरूरी है। तो भूमि जो है सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि भी। तो सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में से ये एक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का, मतलब कि जो भूपृष्ठ है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है भूमि है। केवल 30% भाग ही भूमि है, लेकिन ये जो 30% है ये भी सभी भाग जो है आवास योग्य नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, जो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जो जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, असमान है। कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या का वितरण जो असमान होने का क्या कारण है, तो वो है जलवायु। ठीक है, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जो है जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। उर्वर मैदान, मतलब कि जिस मैदान में बहुत ही अच्छी खेती होती है, जो मैदान जो है फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल होता है, तो उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए जो है उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए यह स्थान जो है विश्व के सघन बसे हुए, तो विश्व के सघन बसे हुए मतलब कि बहुत घने बसे हुए। इसका कारण है क्या है कि वहाँ पे जो है जो कृषि के लिए जो योग्य भूमि है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आगे भूमि का उपयोग देखते हैं। हाँ, जो भूमि का उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखिए जो भूमि का उपयोग है कृषि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, सड़कों को बनाने के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे जो है भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, इन सब कार्यों के लिए जो है किया जाता है। लेकिन जो भूमि का उपयोग है ना, ये भौतिक कारक और मानवीय कारक दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। भूमि के उपयोग जो है भौतिक कारक भी निर्धारित करते हैं, कि जैसे कि स्थलाकृति, किसी भी स्थान की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है वो कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसा है, खनिज पाया जाता है या नहीं, जल की उपलब्धता कितनी है। तो ये सब जो है निर्भर करता है, ये सभी भौतिक कारक जो है निर्धारित करते हैं कि भूमि कितना उपयोगी है। ठीक है, इसी प्रकार से मानवीय कारक भी हैं, जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। ठीक है, मानवीय कारक में जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का भी जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है भूमि के उपयोग में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भूमि के प्रकार, तो स्वामित्व के आधार पे जो है भूमि के जो है 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। एक निजी भूमि होती है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व के लिए जो खुद के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक होता है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि जो है समुदाय के स्वामित्व में होती है, इसका उपयोग जो है समुदाय के लिए किया जाता है।
मतलब कि समुदाय से जो संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा हुआ, फल हुआ, नट हुआ, औषधियाँ, इन सबको जो है बनाई जाती है, उनको एकत्रित करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। याद रखिएगा, जो सामुदायिक भूमि है ना, इसे साझा संपत्ति कहते हैं, क्योंकि ये समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो सामुदायिक भूमि है वहाँ पे जो व्यापारिक क्षेत्र हैं, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि पर जो व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए जो है अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया है। कहने का मतलब है, सामुदायिक भूमि का जो है आप कोई भी व्यापारिक क्षेत्र के काम के लिए या घर बनाने के लिए या कृषि करने के लिए जो है उपयोग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा कि भूमि के प्रकार। आगे अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा गला खराब है, इसे मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है गला जो है वो फंस जा रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। तो भूमि क्योंकि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो भूमि का संरक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वनारोपण किया जाए। मतलब कि पेड़ पौधे लगाए जाए। ठीक है। वनारोपण से जो है हम भूमि को जो है बचा सकते हैं, इसके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। रासायनिक जो कीटनाशक है, इनका छिड़काव, जो रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग किया जाता है ना, ये कम से कम किया जाए। उर्वरकों का विनियमित उपयोग किया जाए। ठीक है। अतिचारण पर रोक लगाया जाए। कहने का मतलब है कि जो जल है उसका आप दुरुपयोग ना करें, बल्कि जो बारिश का जल है उसको किस तरीके से जो है आप उसको रोक सकते हैं, उसका जो है एक जगह जो है मतलब अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उसका जो है जो बारिश का पानी है उसको जो है इकट्ठा करके जो एक जगह जो है आप इकट्ठा करें और उसको जो है उपयोग में लाएं। तो अतिचारण पर जो है रोक लगाना चाहिए, पानी का जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम भूमि के संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं मृदा की। ठीक है। अगर मृदा क्या होता है, तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण है, दानेदार कणों की जो पतली आवरण है, उसे जो है क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मृदा। ठीक है। आप ये मृदा परिच्छेदिका देख रहे होंगे, जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो ऊपरी मृदा, ठीक है, ये ह्यूमस और वनस्पतियाँ जहाँ पे उगाई जाती हैं, ये ऊपरी मृदा होती है। फिर उसके नीचे वाली जो भाग होता है वो होता है बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। फिर उसके जो नीचे वाला होता है वो अपक्षयी चट्टानी पदार्थ होता है, मतलब चट्टानी भाग होता है। सबसे नीचे जो है जनक चट्टानी, जिसे कि तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो मृदा का जो निर्माण है चट्टानों से प्राप्त जो खनिज है और जैव पदार्थ है तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त जो खनिज है, जैव पदार्थ है और भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज है, उससे जो है मृदा का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो है मृदा को क्या बनाती है, उपजाऊ। तो मृदा उपजाऊ कब बनती है, जब खनिज और जैव पदार्थों का मिश्रण सही हो। ठीक है। तो आगे देखते हैं मृदा के प्रकार। ठीक है। मृदा के जो प्रकार हैं, मृदा जो है 6 प्रकार की होती है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग प्रकार की जो है मिट्टियाँ होती हैं। तो वही है, जो इस तरह से अगर हम देखे जाए तो मेन जो है 4 होती है, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो 6 प्रकार की जो है मिट्टी होती है, 6 प्रकार की मृदा होती है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है सबसे अच्छी मृदा बोली जाती है, ये उत्पादकता के लिए, क्योंकि इसमें जो उत्पादन होता है ना बहुत ही अधिक होता है। जलोढ़ मृदा होती क्या है, देखिए, नदी घाटियों के द्वारा जो अपने साथ जो गाद बहा कर लेकर जाती है और एक जगह निक्षेपित कर देती है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बदल जाती है। तो वहाँ पे जो है मिट्टी बदलने के कारण जो है उस मिट्टी में जो है वो मिट्टी जो है उर्वर बन जाती है और उसमें जो उत्पादकता बहुत ही अधिक होती है। तो इस प्रकार से जो जलोढ़ मृदा है ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर मृदा, एक होती है बांगर मृदा। तो नदी घाटियों के द्वारा जो नदियाँ जो है आती हैं अपने साथ जो है जो गाद लेकर आती है और एक जगह निक्षेपित कर देती हैं, तो उसके जो निक्षेपित जहाँ पे करती हैं वो आसपास वाला एरिया जो है खादर कहलाता है, जो कि तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। खादर मृदा क्या है, ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन बांगर मृदा जो है नदी घाटियों से थोड़ी दूर वाली एरिया, जो तटीय क्षेत्रों से जो दूर पाई जाती है जो एरिया होता है, उसे जो है क्या कहते हैं, बांगर मृदा। ठीक है। तो खादर मृदा और बांगर मृदा में से जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, याद रखिएगा, खादर मृदा होती है, क्योंकि ये नदी घाटी के पास वाला एरिया होता है, मतलब तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला है। ये जो मृदा होती है यहाँ पे जो है उत्पादकता सबसे अधिक होती है, बांगर मृदा में कम होती है। ठीक है। तो जलोढ़ मृदा से जो है ये रिलेटेड पॉइंट्स था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं काली मृदा। काली मृदा, इसका निर्माण ना विशाल चट्टानों से हुआ है। याद रखिएगा, इसका निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ है। सर्वाधिक इसका जो विस्तार है काली मृदा का, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। जल की अधिकता होने के कारण जो काली मिट्टी है ये क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है।
जल जो काली मृदा है ना, इसमें जल की अधिकता होने के कारण, मतलब जल बहुत ही अधिक होने के कारण जो काली मिट्टी है ये चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर जो है इसमें क्या बन जाती है, दरारें बन जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है इसे स्वतः जुताई वाली मृदा। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा काली मृदा को। जो काली मृदा है इसके कई नाम हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसे जैसे कि इसे रेंगुन मृदा कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये जो है बेसाल चट्टानों में जो है इस मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो काली मृदा है ये बेसाल चट्टानों पर जो इसका निर्माण हुआ है, जिसमें कि ज्वालामुखी के फूटने के कारण, ठीक है, इसलिए ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास की जो खेती के लिए जो बहुत ही अच्छी होती है काली मृदा, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मेरा जो गला है वो आज ख़राब है, जिसकी वजह से जो है वॉइस जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो लाल मृदा है, अगर लाल मृदा की बात करें तो इसका निर्माण जो है चट्टानों से हुआ है। और कौन से चट्टानों से? कायांतरित शैलों के विघटन के कारण जो है हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण जो है कायांतरित जो चट्टानें हैं उसका जो विघटन होता है, तो उसके बाद जो है कौन सी मृदा का निर्माण होता है, वो लाल मृदा का। जो लाल मृदा है इसमें मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर आदि के लिए जो है उपयुक्त होता है। मतलब कि लाल मृदा से कभी भी पूछा जाए किस प्रकार के अनाज होते हैं, तो इसमें जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर आदि जो है इसमें होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा। जो लेटेराइट मृदा है ना, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा औसत से अधिक होती है। मतलब सबसे अधिक जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे जो है लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो मक्खन की भांति जो है क्या होती है, मुलायम हो जाती है। जो लेटेराइट मृदा है ना, यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो मक्खन की तरह जो है मुलायम हो जाती है और सूखने के बाद जो है ढिल्लोर की तरह मतलब कड़ी हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मक्खन की तरह, मक्खन की भांति मुलायम कौन सी मृदा है, तो याद रखिएगा लेटेराइट मृदा। या तो ये पूछे कि सूखने के बाद जो है कड़ी ढिल्लोर कौन सी मृदा हो जाती है, तो वो लेटेराइट मृदा होती है। ठीक है, कई तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लेटेराइट मृदा जो है इनमें से कौन सी है। कई दे सकते हैं, उसमें ये भी देते हैं कि कड़ी वो ढिल्लोर हो जाती है सूखने के बाद। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है, तो इसलिए सभी ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेराइट मृदा का जो निर्माण है ना, इसे क्रम से भीगने व सूखने के कारण होता है। तो क्रम से भीगने व सूखने के कारण किस मृदा का निर्माण होता है, लेटेराइट मृदा का। ठीक है, आगे बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा जहाँ पे जो रेतीला क्षेत्र होता है, रेतीली मिट्टियाँ जहाँ पे जो पेड़ पौधे नहीं होते हैं। पर्वतीय मृदा ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। जो पर्वतीय मृदा है ना, यहाँ पे ह्यूमस की जो है अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस के कारण जो है अम्लीयता का गुण आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिट्रस टाइप के जो है पाए जाते हैं, जैसे सेब की खेती बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है और ह्यूमस के कारण जो है ये अम्लीयता का गुण जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को जो है इसे याद रखने में जो है बहुत ही आसानी होगा। तो वैसे तो ऐसे पूछा नहीं जाता बहुत ज़्यादा, जैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग एक बात देख लीजिए, जो पर्वतीय एरिया है ना वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जो राजस्थान वाला एरिया हम देख सकते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी, जो मृदा अगर पूछा जाए मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो वो है हमारा राजस्थान। काली मृदा की बात करें तो सबसे अधिक जो इसका विस्तार है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके नाम याद रखिएगा, रेंगू, ज्वालामुखी और जो आपका कपासी मृदा कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। और स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है। तो ये काली मृदा के अन्य नाम जो है जरूर याद रखिएगा। जलोढ़ वाली मृदा जिसमें कि उत्पादकता सबसे अधिक होती है, जहाँ पे नदियों का विस्तार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो मतलब बिहार वाला एरिया है, ये सब जो है आप लोगों का यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो है कुछ एरिया है, यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा जो है औसत से अधिक होती है, यहाँ पे जो है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लाल मृदा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ज्वार, चना, बाजरा ये सब होता है, मतलब कि लाल मृदा में जो है सबसे अधिक होता है। तो इसका एरिया आप देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ है भी है, यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश वाला भी एरिया आ जाता है, तेलंगाना भी आ जा रहा है, आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, तमिलनाडु भी आ जा रहा है। तो ये कुछ एरिया जहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस मैप से जो है आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये जो मैंने आज टॉपिक करवाया आप लोगों का, भूमि और मृदा, ये आप लोगों के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आगे के चैप्टर करवाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि हेल्पफुल है, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जो है हेल्प मिल सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, अगर NCERT अच्छे से एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।